आज क्लास 9 का ज्योग्राफी है। कौन सा है? ज्योग्राफी है और उसका चैप्टर 2 है। आज उसका लेक्चर 3 है। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जहाँ से हम कल छोड़ चुके थे। आज इसका लेक्चर 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ है कि उत्तर और उत्तरी पूर्व की पर्वत श्रेणियों से सटे पड़ोसियों देशों में अनेक पर्वत श्रेणियाँ मिलती है। कहने का अर्थ यहाँ है कि उत्तर, जैसे कि अपने लोग का उत्तर है तो ये उत्तर हुआ इधर, और उत्तर पूर्व हुआ तो उत्तर, अब ये उत्तर हुआ। जैसे इधर देखिए, ये वाला भाग उत्तर है और ये पूर्व है। इन दोनों के बीच से सटा हुआ बहुत पहाड़ियाँ है, बहुत सारा पहाड़ियाँ है, बहुत सारे देशों से सटे अनेक पर्वत श्रेणियाँ मिलती है। तो वो पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे कि है, पहला है क्यून लून है। क्या है? क्यून लून है। यहाँ की उत्तर पूर्व की पर्वत श्रेणियों से सटे पड़ोसी देशों में अनेक पर्वत श्रेणियाँ मिलती है। कहने का अर्थ ये है कि ये भाग उत्तर है, कोना में उस दिन समझाए थे ना, इसे यहाँ भी समझिए। ये भाग उत्तर है और ये पूर्व है। तो उत्तर और उत्तर पूर्व इन दोनों के बीच सटा हुआ देश सब है। जैसे कि अपने लोग इस घर को लीजिए, इस घर के आसपास पड़ोसी सब जो सटा हुआ है कि नहीं। इधर स्थान हो गया, इधर पड़ोसी दूसरा है, इधर दूसरा पड़ोसी है, मतलब चारों तरफ कुछ न कुछ सटा हुआ है। उसी प्रकार से कि उत्तर और उत्तर पूर्व से कुछ देश सटे हुए हैं, और सटे हुए जो देश हैं उस देश से भी कुछ पर्वत श्रेणियाँ सटे हुए हैं। पर्वत श्रेणियाँ जानते हैं ना। पर्वत कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से पर्वत होगा, इस प्रकार से पर्वत होगा, और ये पर्वत जो है इसी प्रकार से सटा हुआ होगा एक दूसरे से। ये पर्वत श्रेणियाँ जो सटा हुआ है एक दूसरे से, वो पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन है? तो पहला पर्वत श्रेणियाँ है क्यूलून है। क्या है? क्यून लून है। क्या है? क्यूलून है। अब है अराकाना है, अराकान है। और उत्तर पश्चिम में भी हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ा है। और उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है किधर? उत्तर ये हुआ और पश्चिम ये है। इन दोनों के बीच में भी हिमालय जो है दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। कहने का अर्थ है कि इन दोनों के बीच है पर्वत श्रेणियाँ, लेकिन मुड़ा हुआ है उस भाग किधर? दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। किस ओर मुड़ा हुआ है? दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। वही एशिया के प्रसिद्ध पामीर की ग्रंथि या घाट है। जैसे कि आज तक हम लोग याद करते आए हैं कि संसार का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है। संसार का छत किसे कहा जाता है? जो कि ये क्वेश्चन क्लास 6 में भी दिया हुआ है, जो कि पामीर के पठार के नाम से किसे जाना जाता है? तो मतलब संसार के छत के नाम से पामीर के पठार को जाना। तो आज यह चीज़ समझे कि पामीर के पठार जो है किस भाग को कहा जाता है और कहाँ के भाग को कहा जाता है। इतना तक तो सिर्फ यही समझते थे कि पामीर के पठार जो संसार के छत को कहा जाता है, लेकिन आज पामीर के पठार किसे कहा जाता है इस बात को हम यहाँ पे समझे हैं। नहीं समझे तो फिर एक बार रिपीट करते हैं कि उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वत श्रेणियाँ से कुछ सटे हुए देश हैं, और उन सटे हुए देशों में भी कुछ पर्वत श्रेणियाँ सब बने हुए हैं। और वो पर्वत श्रेणियाँ सब जो है कौन कौन सा था? तो क्यूलून था और अराकना था। कौन कौन था? अराकना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उत्तर और उत्तर पूर्व में पर्वत श्रेणियाँ देशों से सटे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार उत्तर पश्चिम में भी जो हिमालय जो है दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। उत्तर पश्चिम में हिमालय किस ओर मुड़ा हुआ है? दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। और हिमालय जो उत्तर पश्चिम में दक्षिण की ओर मुड़ा है, उस मुड़ी हुई भाग को एशिया में किस नाम से जाना जाता है? पामीर ग्रंथि या पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। और साइंस में आप लोग पढ़े होंगे कि ग्रंथि को ही घाट कहा जाता है। ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? घाट कहा जाता है। तो उसी पामीर ग्रंथि कहे या पामीर के पठार कहे, बात बराबर है। और वही एशिया के प्रसिद्ध पामीर के पठार, यानी कि पामीर के पठार जो कहाँ पे हैं? एशिया देश में। कहाँ पे हैं? एशिया में है। पामीर के पठार कहाँ पे हैं? एशिया में। वैसे संसार का छत के नाम से जाना जाता है। संसार के
पामीर के पठार को संसार के छत के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसको हम याद कैसे रखेंगे। देखो अगर गर्मी का अभी मौसम है, अगर छत पर जो हम लोग चढ़ जाते हैं तो हम लोग को कितना ऐश मौज लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि अब ऐश कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, लगते रहता है। तो इसलिए पामीर के पठार को संसार का तो छत कहा जाता है, और छत पर जो चढ़ेंगे तो कैसा लगता है? ऐसे समझने कि हम ऐश मौज करते हैं, अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो ऐश मौज करते हैं यानी कि अ से ऐश तो अ से एशिया, क्या हो गया? एशिया। अ से ऐश तो अ से एशिया। इसलिए पामीर के पठार कहाँ पे हैं? एशिया में है। पामीर के पठार कहाँ पे हैं? अब नहीं ना भूलेंगे, ठीक, याद रखिए। पामीर के पठार को संसार के छत के नाम से भी जाना जाता है। पूछेंगे किस पठार को संसार के छत के नाम से जाना जाता है? पामीर के पठार। पामीर के पठार को। और पामीर के पठार कहाँ पे है? एशिया में है। और ये पामीर के पठार जो है किस मतलब पामीर की पठार जो है हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ। किस ओर मुड़ा हुआ है? हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। उस मुड़ी हुई भाग को ही हम पामीर के ग्रंथि कहते हैं। अब यहाँ है कि हिमालय का निर्माण तेथिस सागर में जमाव हुए अवसादों से हुआ है। अवसादों को तलछटों भी कहा जाता है। तो अवसादों को क्या कहा जाता है? तलछटों कहा, यानी कि तलछटी कहा जाता है। अवसादों को क्या कहा जाता है? देखो अब जो शादी उदी होता है तो लोग सब बड़ा बात को छांटते रहता है। छांटते कि नहीं छांटते रहता है? हर पल पल को समझ लो तल तल। पल पल को क्या समझेंगे यहाँ पर? तल तल समझ लेंगे। और तल तल बात पर क्या करता है लोग सब शादी विवाह में अब छांटते रहता है बात को कि आज वो काला है, आज ये है, उसका पिता ऐसा है, उसका बहन ऐसा है, उसका घर ऐसा है। मतलब अब शादी में क्या करता है लोग तल तल पे बात को छांटते रहता है। इसलिए तल तल पे बात को छांटना मतलब तल तल मतलब क्या हो गया? तल मतलब नीचे, तल मतलब नीचे हुआ। यहाँ पर हम ट्रिक बताए। तल तल मतलब तल छटो हो गया। तल तल मतलब तल छटो। यहाँ पर हम ट्रिक बता रहे हैं और वो तो जो बोली वो भी सही है और तल छटो होता है। तो अवसादों का दूसरा नाम क्या है? तल छटो। अवसादों का दूसरा नाम क्या है? तल छटो। और हिमालय का निर्माण तेथिस सागर में जमाव हुए अवसादों से हुआ है। मतलब पहले तो हम पढ़े थे कि हिमालय दक्षिण की ओर जो मुड़ी हुई भाग है उस भाग को हम पामीर के पठार कहते हैं। अब है कि हिमालय ही अब किससे बना हुआ है? इससे पहले तो हिमालय की ऊपरी भाग मुड़ी हुई भाग के बारे में बात किए, लेकिन अब हम हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं कि हिमालय ही किससे बना हुआ है। तो हिमालय जो है अवसादों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अवसादों से बना हुआ है। कौन से अवसादों से? तेथिस सागर में जमाव हुए अवसादों से बना का मतलब सागर में जमाव हुआ अवसादों से। तेथिस सागर है, एक तेथिस सागर नाम का है। और सागर के साथ मतलब बहाव के साथ देखते होंगे कि अवसाद सब भी साथ में कंकड़ मिट्टी मछलियाँ जो भी कूड़ा कचरा जो भी सब रहता है उसके साथ साथ आते जाता है कि नहीं आते जाता है। जब बाढ़ आता होगा तो देखते होंगे कि वहाँ गड्ढा हो गया और यहाँ पर फिर ऊंचा हो गया, फिर वहाँ गड्ढा वहाँ पर ऊंचा हो गया, होता है ना। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि तेथिस सागर से बहाव के साथ अब मिट्टी का ये सब आता है कचरा सब, और वो जो है जमाव हो जाता है। और जमाव होने से वो अवसादों तलछटों से हुआ है। मतलब हिमालय का निर्माण होता है। किससे हुआ है? क्या निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण किससे होता है? अवसादों या तलछटी से होता है। अवसादों या तलछटी से होता है। और वह अवसाद जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं? तेथिस सागर से। कहाँ से? तेथिस सागर से। देखिए हिमालय की ऊपरी भाग टेढ़ा था, मुड़ा हुआ था, तभी तो उसको जो है पामीर के पठार कहा जाता है। देखिए टेढ़ा हम बोले हैं, यहाँ पर क्या बोले हैं? हिमालय ही तो टेढ़ा था ना। हिमालय क्या था? टेढ़ा था। इसीलिए हिमालय किस सागर से अपना अवसाद लाएगा? टेढ़ था इसलिए तेथिस सागर से। किस सागर से? तेथिस सागर से। ट्रिक हम बता रहे हैं, समझ में नहीं आया?
पहले तो अवसाद से तो ये बना ही हुआ है, लेकिन ट्रिक बता रहे हैं कि वो किस सागर से। यह प्रश्न दे देगा कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है अवसादों से, वो कहाँ से अवसाद लाते थे, या कहाँ के अवसादों के जमाव से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो कौन सागर का नाम लेंगे? टेथी सागर। कौन सागर? टेथी सागर। अब हमको टेथी सागर तो याद नहीं रहेगा, तो इससे पहले तो हम पढ़े हुए हैं कि हिमालय का ऊपरी भाग टेढ़ा है, और वो टेढ़ा वाला भाग को ही हम क्या कहते हैं? पामीर का पठार कहते हैं। तो उसी टेढ़ा पर हम ध्यान रखेंगे कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है किस सागर के अवसादों से हुआ है? टेथी सागर। क्योंकि हिमालय का ऊपरी भाग कैसा है? टेढ़ा। क्योंकि टेढ़ा आदमी के साथ रहेंगे तो टेढ़ा ही व्यवहार हम सीखेंगे, इसलिए हिमालय का ऊपरी भाग टेढ़ा है, तो क्या निचला भाग टेढ़ा नहीं रहेगा? रहेगा ही। समझ में आया? चोर के साथ चोर रहेगा तो क्या चोरी करना नहीं सीखेगा? सीखेगा ही। तो वही बात यहाँ पर ट्रिक समझ लीजिए सिर्फ कि हिमालय का निर्माण जो है किस सागर से हुआ है, किस सागर के अवसादों से? टेथी सागर से। अब नहीं ना भूलेंगे कि हिमालय का निर्माण जो हुआ था, ऐसे प्रश्न आएगा कि हिमालय का निर्माण जो हुआ था किससे हुआ है, कि कहाँ के सागर के अवसादों से हुआ है? टेथी सागर से। बस ट्रिक समझ गए। अब है कि भारतीय, देखिए इतना हम विस्तार इसलिए कर रहे हैं कि समझने के साथ साथ हमको क्या हो, याद भी होता चला जाए। ऐसा नहीं कि हम सीधे पढ़ने के लिए तो 2 मिनट में पढ़ देंगे, सारा किताब खत्म हो जाएगा, एक चैप्टर एक दिन में, लेकिन समझने के साथ साथ याद भी करना है इसको। अब है यहाँ भूखंड। भूखंड को ही क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। भूखंड को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। देखो इसको कैसे याद रखेंगे। भूमि खंडित कब होता है? जब प्लेट घसकता है तभी तो आता है। इसलिए भूखंड का दूसरा नाम क्या है? प्लेट है। भूखंड का दूसरा नाम क्या है? प्लेट है। अब यहाँ प्रश्न जो बनता है वो समझेंगे। भारतीय भूखंड जब उत्तर की ओर सरक कर उत्तरी भूखंड से टकराया तो दोनों भूखंडों के बीच तलछटी चट्टानों मुड़कर ऊपर उठ गई। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, तो एक तो उत्तर की ओर पहले से है, और दूसरा जो दक्षिण की ओर जो प्लेट है वो दक्षिण वाला प्लेट भी उत्तर की ओर घिसक रहा है। और घसने के बाद कुछ न कुछ तो हलचल होगा ही। जैसे एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से टकराता है तो क्या उसका दोनों में से किसी का तो मुंह भगसेगा ही, कुछ न कुछ तो नक्शा चेंज होगा ही दोनों में। एक कुछ इसका चेंज होगा तो कुछ उसका चेंज, लेकिन चेंज होना ही है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर की ओर सरक कर उत्तरी भूखंड से टकराया और दोनों भूखंडों के बीच तलछटी चट्टानों ने मुड़कर ऊपर उठ गई। और वहाँ पर जो था तलछटी चट्टान को दूसरा नाम क्या है? अवसाद चट्टान। क्या नाम है? अवसाद चट्टान। तलछटी चट्टानों का दूसरा नाम क्या है? अवसाद चट्टान है। और हम ट्रिक कैसे बोले हैं कि इसको हम कैसे याद रखेंगे कि अब शादी में लोग क्या करता है? हाँ, सब बहुत बात को छांटता है, इसलिए अब साधु को किस नाम से जाना जाता है? तलछटी के नामों से जाना जाता है। तो वही अब यहाँ पर समझिए कि जब ये दूसरों को एक दूसरे की ओर टकराने के बाद तलछटी चट्टानों क्या मुड़कर ऊपर उठ गया। टकराने के बाद इस बीच में जो तलछटी चट्टान था वो ऐसे मुड़ गया, और मुड़ने के बाद ऊपर उठ गया। समझ में आया? तलछटी चट्टान ऊपर उठ गया जिनसे हिमालय का निर्माण हो गया। समझ में आया? जैसे कि ये दोनों बीच में ऐसे समझिए, अच्छा ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर बहुत सारा कीचड़ है। यहाँ पर कीचड़ है, ऐसे मिट्टी समझ ले, कीचड़ है या मिट्टी है। ये भाग दोनों टकराएगा तो क्या ये बीच वाला भाग ऊपर नहीं भागेगा? हाँ, ऊपर भागेगा ही। और जैसे ही ऊपर भागेगा तो भागने के बाद ऊपर जम गया। क्या हो गया? जम गया। और जमने के कारण पूरा ठोस भाग बन गया, और ठोस भाग बनने के कारण उस भाग को ही हम क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रश्न है कि हिमालय का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? अवसादी चट्टानों से हुआ। अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम तलछटी चट्टान है। और हिमालय का जो निर्माण हुआ अवसाद चट्टानों से, वह अवसाद जो है किस सागर से प्राप्त होता था? टेथी सागर से। अभी हम समझाएं कि हिमालय टेढ़ा है, इसलिए किस सागर से प्राप्त करेगा? टेथी सागर से प्राप्त करेंगे। और हिमालय जो है दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ भाग है, उस भाग को किस नाम से जाना जाता है?
तो पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। संसार के छत के नाम से किसे जाना जाता है? पामीर के पठार को जाना जाता है। इतना समझ में आया? अब यहाँ है कि चट्टानें मुड़कर उठ गई जिनसे हिमालय का निर्माण हुआ और इससे निर्माणों में लाखों करोड़ वर्ष लग गए। और हिमालय का निर्माण होने में कितना वर्ष लग गए? लाखों करोड़ों वर्ष लग गए। हिमालय का निर्माण होने में कितना वर्ष लग गए? लाखों करोड़ों वर्ष लग गए। हिमालय का निर्माण होने में कितना वर्ष लग गए? लाखों करोड़ों वर्ष लग गए। अब यहाँ देखो कि हिमालय के 3 समांतर श्रेणियाँ हैं। पीछे भी हम पढ़े थे जो कि मेघालय की 3 श्रेणियाँ पढ़े थे और भारत के भी हम 3 श्रेणियाँ पढ़े थे। आज हम हिमालय की 3 श्रेणियाँ पढ़ रहे हैं। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियाँ पढ़ रहे हैं। हिमालय के 3 समांतर श्रेणियाँ पढ़ रहे हैं। पहला है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। पहला क्या है? हिमाद्री, दूसरा क्या है? हिमाचल और तीसरा क्या है? शिवालिक है। क्या देखो इसको कैसे याद रखेंगे? पहले 3 की पहले 4 आएगा? पहले 3 आता है। पहले 3 आएगा। पहले 4 आएगा कि पहले 5 आएगा? पहले 4 आएगा। 4 आएगा। हिमाद्री में क्या गो अक्षर? हिमाद्री में 3 है। 3 गो अक्षर है, इसलिए 3 को पहले रखेंगे। हिमाचल में क्या गो अक्षर? 4 गो, इसलिए 3 के बाद 4 रखेंगे। और शिवालिक में क्या गो अक्षर? 3 है। 5 गो अक्षर है, इसको हम कैसे रखेंगे? कहाँ पर रखाएगा? 5वें स्थान पर, तीसरे नंबर पर यहाँ पर। हाँ समझ लो ऐसे। इसलिए इसको हम याद कैसे रखें? रख तो सकते थे वैसे, लेकिन कहीं पर प्रश्न पूछ देता है कि क्रम में सजाए, वहाँ पर क्या करेंगे? फंस जाएंगे। हम तो वैसे ही याद किए कि हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक होता है, लेकिन उस जगह जाके फंस जाएंगे। इसलिए ऐसे याद रखेंगे कि हिमालय के 3 समांतर श्रेणियाँ कौन कौन है? पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, तीसरा शिवालिक है। समझ में आया? अब है हिमाद्री को उच्च हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री को क्या कहा जाता है? उच्च हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री को क्या कहा जाता है? उच्च हिमालय। और हिमाचल को मध्य हिमालय कहा जाता है और शिवालिक को निम्न हिमालय या तो बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। तो उच्च मतलब समझते हैं? हाँ, सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा। और हिमाद्री प्रथम स्थान पर, यानी कि ये सबसे ऊंचा है। और बीच वाला भाग तो मध्य होगा ही मध्य, इसलिए मध्य हिमालय। और जो सबसे नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं? निम्नलिखित है। प्रश्न जो बनाते हैं निम्नलिखित है, यानी कि नीचे है, इसलिए निम्न हिमाचल जो है कौन सा है? शिवालिक है। यहाँ पर प्रश्न ऐसे आता है कि निम्न हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिवालिक को जाना जाता है। निम्न हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य हिमालय के नाम से और उच्च हिमालय के नाम से हिमाद्री को। और एक और ऐसे प्रश्न आएगा कि हिमालय के 3 समांतर श्रेणियाँ कौन कौन है? क्रम में सजाए। तो कैसे सजाएंगे? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। याद हुआ? चलिए आगे। अब है कि मुख्य हिमालय सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सकरी गहरी घाटियों के बीच स्थित है। मुख्य हिमालय सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के सकरी गहरी घाटियों के बीच स्थित है। यह तीनों समांतर श्रेणियों में मिलता है। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक तीनों समांतर श्रेणियों में मिलता है। इसको हम पढ़ लिए हैं। अब यहाँ चलिए, अब एक एक के बारे में 3 हिमाचल समांतर श्रेणियाँ था, उसमें से हम हिमाद्री के यानी कि उच्च हिमालय के बारे में पहले विस्तार पूर्वक समझेंगे या जानेंगे। अब यहाँ है कि हिमाद्री, जिसे हम उच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और हिमाद्री सर्वोच्च श्रेणी है। सर्वोच्च मतलब क्या आता है? सबसे ऊंचा। वही बात को यहाँ पर रिपीट कर दिया है, या उच्च का है या तो सर्वोच्च का, बात बराबर हुआ। हिमाद्री क्या है? सर्वोच्च श्रेणी है और सबसे उत्तरी श्रेणी भी यहीं पर है। सबसे उत्तरी श्रेणी कहाँ पर है? हिमाद्री पर है। सबसे उत्तरी श्रेणी जो है कहाँ पे है? हिमाद्री पर है। और भारतीय सीमा में इसकी प्रमुख चोटियाँ ये है।
और भारत में भारतीय सीमा में जो है प्रमुख चोटियाँ कौन कौन है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत है। कौन सा है? नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत कहाँ पर है? लद्दाख में है। नंगा पर्वत कहाँ पर है? लद्दाख में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,126 मीटर है। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर है। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर है। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर है। और नंगा पर्वत जो है कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। नंगा पर्वत जो है कहाँ पर है? लद्दाख में है। अब है नंदा देवी। एक है नंगा पर्वत और दूसरा यहाँ पे नंदा देवी। और नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और कामेत कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कामेत कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम नेपाली सीमा पर है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम नेपाल की सीमा, मतलब सिक्किम और नेपाल इन दोनों को जो बॉर्डर है ना, सीमा, वहाँ पर क्या है? कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है। तो बताइए कि नंगा पर्वत कहाँ पे है? लद्दाख में। नंगा पर्वत कहाँ पर है? लद्दाख में। देखो इसको कैसे याद रखेंगे? हंसिएगा नहीं या बुरा भी नहीं मानिएगा, इसको ऐसे याद रखिए। कोई बच्चा सब जो नंगा रहेगा ना और घूमने के लिए बाहर चला आएगा तो इसको सामान सब लाद देंगे, अगर जल्दी जाओ नहीं तो ये सामान तुमको ले जाना पड़ेगा। लाद देंगे माथा पे और बोलेंगे जल्दी जाओ पैंट पहन के आओ, नहीं तो लाद देंगे माथा पे। लाद देंगे मतलब समझ में आया ना? अरे गाँव घरे बोला जाता है ना, सामान रख देंगे, उसको क्या बोला जाता है? सामान लाद देंगे। तुम जल्दी से पैंट पहन के आना तो लाद देंगे, बोलेगा ना। इसलिए नंगा पर्वत जो कहाँ पर है? लद्दाख में है। और नंदा देवी, देखो मंदा जो कोई चीज़ हो जाएगा, मंदा मतलब कोई बिजनेस करता, मंदा मतलब क्या होता है? स्लो हो जाना, या जितना मात्रा में वो पैसा एक मंथ में कमाता था उतना नहीं चलना बिजनेस, मंदा कहलाता है। गाँव घर में नहीं कहता कि आज मेरा बिजनेस मंदा चल रहा है। तो मंदा चलेगा तो क्या करेगा? उत्तराखंड में देवी को जाके पूजा करेगा। कहाँ पे जाके? उत्तराखंड में देवी को जाके। इसलिए नंदा देवी जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और कामेत जो है कहाँ पर है? तो देखो नंदा देवी जाएगा और क्या करेगा? देवी का पूजा करेगा। तो फिर पूजा करके जब उत्तराखंड से आएगा तो खूब कमाने लगेगा। इसलिए कमाने तो कामेत, कमाने तो कामेत, कमाने तो कामेत। इसलिए कामेत भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कामेत कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो कहाँ पर है? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। समझ में आया? इतना याद हुआ? तो बताइए कि नंगा पर्वत कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख में। नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कामेत कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में, बॉर्डर पर सीमा। समझ में आया? चलिए अब सबको ऊंचाई समझेंगे एक बार। पहले है कि नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। नंगा पर्वत का पूछ रहे हैं कि नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। और नंदा देवी की? 7,817 मीटर। कामेत की? 7,756 मीटर। और कंचनजंगा की? 8,598 मीटर। इसको याद रखेंगे, ठीक है? और नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रखिए कि अगर आप नंगा पर्वत देखने के लिए लद्दाख जाएंगे तो आपको कितना पैसा खर्चा हो जाएगा? 8,126 रुपया खर्चा। अगर लद्दाख जाएंगे पर्वत पर जाने के लिए, घूमने के लिए, तो आपको कितना पैसा खर्चा होगा? 17 मीटर। समझ में आया? इस प्रकार से आप ऊंचाई को याद कर लेंगे कि इस जगह जाएंगे तो हमको कितना खर्चा होगा, इतना खर्चा। इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। और ये सब भारतीय सीमा की प्रमुख चोटियाँ। पूछेंगे भारतीय सीमा की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन है? भारतीय सीमा की प्रमुख चोटी वही नंगा पर्वत, यही सब चोटी सब है, सबको हम याद रखेंगे। अब है कि सिंधु, सतलज और नंगा, यमुना, कोसी और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम हिमाद्री ही है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि सिंधु नदी, सतलज नदी, जहाँ सतलज नदी को यहाँ पर लिखा है सतलुज लिखा है। क्या लिखा है? सतलुज लिखा है। गंगा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इस सब का जो उद्गम है कहाँ पर हुआ है?
हिमाद्री में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हिमाद्री में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हिमाद्री में हुआ है। किस किस नदी का हुआ है? तो देखो, 100 से सिंधु, 100 से सतलज और गंगा और यमुना एक के जगह घर है, एक साथ हो गया। और इसका कोसी और ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों का जो कहाँ पर उद्गम हुआ है? हिमाद्री में हुआ है। उसके बाद आगे देखेंगे, ऑप्शन दे देता है कि सियाचिन नहीं है, सियाचिन तो कल पढ़े थे, वो याद आ गया। सिंधु और सतलज, इसका जो उद्गम स्थल जो कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन में देगा एक करके, गंगा और यमुना, क्या इसका भी उद्गम स्थल हिमाद्री में हुआ है? हाँ। या इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो क्या मारेंगे? इनमें से दोनों मारे, क्योंकि ये चारों नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है? हिमाद्री में ही हुआ। इसलिए सिंधु हो गया, सतलज हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, कोसी और ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदी का उद्गम जो है कहाँ पर हुआ है? हिमाद्री में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हिमाद्री में हुआ है। अब यहाँ देखो, सियाला, मारपोला, सरेसला, उमासीला, बुर्जिला, जोजिला, मानाला, सीपीला, जलेपला, नाथुला, ऋषिला, बोमाडीला, लेला आदि हिमालय के कुछ प्रसिद्ध दर्रे हैं। मतलब ये सब हिमालय के क्या हैं? प्रसिद्ध दर्रा है। इतना याद रखो, जिसमें लाला लगा रहेगा वो सब क्या रहेगा? दर्रा रहेगा। जिसमें लाला लगा रहेगा क्या होगा? दर्रा रहेगा। और इसका ट्रिक हम आगे बताएंगे। जैसे मसूर ला, चना ला, सबको दर्द देता है, तो वही दर्द। याद रखो, इसी पे सब कहाँ है? शायद उत्तराखंड में, लेकिन आगे कंफर्म होके बताएंगे। इसका भी ट्रिक है शायद, कि जितना में लाला लगा रहेगा ना उत्तराखंड में, लेकिन आगे पढ़ेंगे तब। इसके बाद है भाषा में दिया हुआ लाला बोमा। इसके बाद हिमाद्री में 6000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी 100 से अधिक है। सोचो कि 100 से अधिक चोटियाँ हैं, जो कि 6000 मीटर से भी अधिक ऊंची है। और वो कहाँ पे है? हिमाद्री में है। कहाँ पे है? हिमाद्री में है, जो कि 6000 मीटर से भी ऊंची चोटी है और 100 चोटी से भी अधिक चोटी है। बाप रे। और ये सभी हिमाच्छादित है। और सभी क्या है? हिमाच्छादित है। ये सभी क्या है? हिमाच्छादित है। हिमालय की पर्वतीय भाग में यू आकार की ऐसी घाटियों का निर्माण हिमनदों के अपरदनों का परिणाम है। कहने का अर्थ यह है यहाँ पर कि हिमालय का जो पर्वतीय भाग में यू आकार की घाटियों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तो हिमनदों के अपरदन के परिणाम से होता है। हिमनदों के अपरदनों से होता है। समझ में आया?